Hello everyone, welcome to Ansakari. Today we are taking up the newspaper of 27th of July, starting with the first article. RBI unveils PCA framework for urban cooperative banks. So PCA means prompt corrective action. It is enforced when there is a issue regarding the certain characteristic for being a बैंक कि उसके अंदर में नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा बढ़ गया है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम है, सी आर बेसिक एडिक्वेट रेशियो CRR हो गया वो मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रखा रहता है ताकि ओवरऑल जो NPA है वो कम हो सके। तो अर्बन कोऑपरेटिव पहले इसके अंदर में नहीं थे, अब सिर्फ बैंकिंग एक्ट में जो बैंक्स थे वो PCA के अंदर में आते थे, तो कोऑपरेटिव को भी इंक्लूड किया जा सकता है इसमें। तो इससे क्या होता है ओवरऑल कि अगर फ्रेमवर्क के अंदर दिया जाएगा तो देयर विल बी अ स्ट्रिंजेंट बिजनेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक्स, excluding banning it from raising fund from existing members, issuing equity or other capital instrument। उनको बोला जाए कि आप अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करिए और their overall business approach, their overall administration will be monitored effectively by the RBI। Stringent And business hmm, defining features of cooperative banks क्या होते हैं? तो they are based on three principles of cooperation. तो one is mutual help, second is democratic decision making, third open membership। And इंडिया में जब हम ट्रेस करते हैं द मूवमेंट रिलेटेड टू द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या फॉर म्यूचुअल एड सोसाइटी, सो it can be traced back to the 1880-90s. So this was under the guidance of Vittal Lakshman. So वहां से स्टार्ट हुई है स्टेट ऑफ बड़ौदा। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट their रेगुलेशन और जो उनकी फंक्शनिंग है तो it comes under the state's purview. सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी इसकी बात की गई है। सो दिस वाज ट्रांसफर्ड, मतलब ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंडर आता था। एक रिजर्व सब्जेक्ट थे जो गवर्नर के अंडर थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंडर थे। तो उस टाइम पे ये तो डुअलिटी ऑफ कंट्रोल एक ये चैलेंज बन गया ग्रेजुअली। तो उनका जो लार्ज कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका जो रिजर्व्स है दैट इज लाइक लिमिट सेट की गई ₹1,00,000 जो पेड अप कैपिटल बोलते हैं हम जिसको। एंड करेंटली इट इज कमिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। एंड आरबीआई के सुपरविजन के अंडर भी रहता है, तो दोनों है, मतलब आरबीआई और स्टेट कंट्रोल। तो दैट इज व्हाई वी से डुअलिटी ऑफ कंट्रोल। अब इसमें कि PCA के अंदर में क्या किया जाता है, तो इसको मॉनिटर किया जाता है हर एक चीज़ पर जो कैसे रन करते हैं। इट कैन डिसअलाउ UCB टू एक्सपैंड प्रेजेंस या ब्रांचेस, डिस्क्रिशनरी ऑक्शन से लेकर के ऑडिटिंग, गवर्नेंस चेक, HR, कैंसिलेशन बैंकिंग लाइसेंस, सब चीज़ हो सकता है। RBI कर सकता है, RBI के पास एक्सट्रीम पावर आ जाता है PCA के अंदर। PCA के अंदर में उसको एकदम एग्जामिन करते हैं। सो जब बैंक के हम बोलते हैं कि एनपीएस इंक्रीज हो जाते हैं तो उस टाइम पे मेजरली पीसीए यूज किया जाता है बाय आरबीआई। एंड उस टाइम पे जो बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज है, कितना क्रेडिट दे सकते हैं उस पर लिमिट लगा दी जाती है, कितने वो ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं उस पर भी लिमिट लगा देते हैं। एंड इवन डिपॉजिट्स पे भी लिमिट और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। तो वंस दी हेल्थ ऑफ द बैंक्स या जो उनका डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी और देखी जाती है, देन द पीसीए फ्रेमवर्क और द नॉर्म्स आर रिमूव्ड बाय आरबीआई। फॉरेक्स रिजर्व हिट फ्रेश रिकॉर्ड ऑफ 671 बिलियन। तो पिछले एक साल में 560 से 670 हो गया। हाईएस्ट किस में होता है, तो फॉरेन करेंसी में होता है, डॉलर, उसके बाद बाकी करेंसी हो गया, फिर गोल्ड हो जाएंगे, उसके बाद SDR हो जाएंगे और बाकी सब फिर रिजर्व ट्रांस सबसे कम होगा।
670 होने से क्या फायदा होगा कि इट विल मेक कंट्री मोर अट्रैक्टिव टू द फॉरेन इन्वेस्टर। बफर दिया जा सकता है ड्यूरिंग पीस एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, ड्यूरिंग वोलेटिलिटी इन प्राइसेस। दूसरा कि ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस है वर्ल्ड वाइड, उसके हिसाब से भी अगर 670 हो रहा है तो बहुत बड़ी बात, इन स्पाइट ऑफ देयर इज अ challenges with regarding to the oil prices etc. अग्निपथ स्कीम, उसके अंदर में अग्निवीर नाम है। तो इसमें बोला जाता है कि इट विल कीप द फोर्स यंग रेडी फॉर वॉर। तो रेलेवेंस क्या है अग्निपथ का, इसको ले चुके हैं, लेकिन इसको स्पीड में कवर कर लेते हैं। पहली बात है कि जो आर्मी है इट इज ओवर इन्फ्लेटेड। हर एक बड़े बड़े कंट्री है एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, सब कोई चाहते हैं कि आर्मी का कट डाउन हो। चाहे चाइना बात हो, यूएस बात हो, सब कोई 14 लाख का राउंड कट करना चाहता है, 14 लाख 10 लाख का राउंड। क्योंकि मॉडर्न वॉर विल बी फॉट बाय बोथ टेक्नोलॉजी एज वेल एज आर्मी ऑन द फील्ड। लेकिन एट द सेम टाइम जो पेंशन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरीज है, बहुत ज़्यादा है इन आर्मी एज कम्पेयर टू नेवी एंड एयरफोर्स। एक डेटा भी था जिसमें बोला जाता था कि अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% से ऊपर पेंशन सैलरी ये समय जाता है सिर्फ, और सिर्फ 12 से 15% कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है आर्मी के अंदर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब न्यू वेपन्स खरीदने में। तो ये दिखाता है कि इतने कॉस्ट है, इसलिए कट डाउन करना पड़ेगा। कट डाउन करने के लिए आपको ऐसा स्कीम चाहिए जिससे 40 to 50,000 सोल्जर्स रिक्रूट हो हर साल, इसमें से सिर्फ 4 साल के बाद वापस से, 3 साल के अंदर में वापस से उसमें वन कट डाउन किया जाए, 1/3 खाली इंक्लूड किया, बाकी को रिटायर कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बाकी लोग का क्या हुआ। तो इसमें बोले, फिर इसमें उठता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं उनको, एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स का जो सिपाही में भर्ती होता है वो जरूरत नहीं होगा, डायरेक्टली वहीं से वहीं आ सकते हैं उनको, या फिर मार्क्स एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क मिल सकता है 20 30 कुछ भी। फिर बोल सकते हैं कि उनको पैरामिलिट्री प्रायोरिटी फोर्सेस में दे सकते हैं, सीआरपीएफ सीएपीएफ, हर एक चीज़ में पैसा उनको मिल ही रहा है। तो पहले एक बेसिक कैश अमाउंट मिलेगा, उसके बाद फिर बाकी जो कैश अमाउंट रहेगा इट विल बी इन द एफडी, और मंथली 30,000 रुपीज सैलरी मिल सकता है उनको। स्किलिंग के अंदर उसको उनको मिल सकता है। फिर अग्निवीर जो काम करेंगे वो तो पीएमजे दे सकते हैं। ये सब करेंगे तो हो सकता है कि ओवरऑल कॉस्ट और ओवरऑल उनके अंदर में जो क्वेश्चन है वो कम हो सकता है, कि जो जो अग्निवीर में जा रहा है उनको पीएमजेवाई मिलेगा। तो प्रॉक्सी वॉर क्या होता है कि when the both the countries not fighting with against each other through military but they are using non state actor, इसको प्रॉक्सी वार बोलते हैं। तो पाकिस्तान यूजेस नॉन स्टेट एक्टर, एलटी हो गया, लश्कर ए तैयबा, एलईटी, बाकी फिर जैश ए मोहम्मद। इसमें रियलिटी बाइट्स फोकस इसमें किया जा रहा है रिगार्डिंग रियल स्टेट सेक्टर के अंदर में, जहाँ पर एलटीसीजी को बढ़ा दिया है 12.5% फ्रॉम 10%। और नहीं, वो तो कैपिटल मार्केट के लिए है, हाँ, रियलिटी मार्केट के लिए डाइट की कम बात हुआ कर है। रहे हैं। इसमें बात किया है कि होल्डिंग पीरियड जो इट है रिड्यूस फ्रॉम टू 12 मंथ टू फ्रॉम 36 मंथ अर्ली। हाँ, रीट्स के लिए बात हो रही है, ठीक है। हर चीज के लिए है ना, अदरवाइज फिजिकल रियल एसेट के लिए भी एलटीसीजी है, सिर्फ कैपिटल के लिए हाँ, थोड़ी। उसके लिए हमने रिड्यूस किया है 20% से 12.5%। ये नीचे लिखा है, इन केस ऑफ फिजिकल रियल एस्टेट हाँ एसेट्स हाँ हाँ, इट स्टैंड्स रिड्यूस टू ट्वेल्व पॉइंट रिड्यूस फाइव लेकिन फिर परसेंट इंडेक्सेशन हटा दिया होगा, है ना, बस। हाँ, इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो हटा दिए हैं। और वही कि कैपिटल 2000 से वाले, पहले तक का हाँ, इंडेक्सेशन मतलब है कि इन्फ्लेशन इसमें ऐड नहीं होता था, अभी इन्फ्लेशन का अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा, वही इंडेक्सेशन रहती है। हम्म So the government efforts to strike a balance between the real estate sector and ensuring more streamlined and uniform approach of taxation in the different category. Plus इसमें क्यों स्पेसिफिक बात किया जा रहा है, इसको रिड्यूस किया गया ताकि
नए नए एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो, ग्रीनफील्ड में इन्वेस्टमेंट एट द सेम टाइम जो ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस है रियल एस्टेट के अंदर वो उस पर थोड़ा कमी है। दूसरे बोल सकते हैं कि सिमिलरली इन द कैपिटल गेन इन द शेयर मार्केट वहां पर भी जो ओवर इन्फ्लेटेड प्राइसेस है हर एक स्टॉक मार्केट ड्यू टू द न्यू इन्वेस्टर फ्रॉम द यूथ, वो उसको बोला गया था कि आप कम करिए, स्पेशली इन द फ्यूचर्स और बाकी सब। फिर इनकम टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन आएंगे, स्टैंडर्ड एग्जेम्पशन 50 to 75,000। और कॉर्पोरेट टैक्स में भी रिडक्शन किया है, जो न्यू एंट्रेंट्स होंगे 40% था पहले, अब वो फॉरेन एंटिटी 35%। तो पहले तो स्टार्टअप ऑलरेडी। रेवेन्यू हम्म। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी। हम्म। ठीक। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स हैं जो बजट में हुए हैं अंडर द फाइनेंस बिल। हाँ, वो बाद में आता है, अप्रोप्रिएशन पहले आता है। इंडिया में से कंप्लेन करता है विद रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स बाय द डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन खुद भी सेकेंड लार्जेस्ट यूजर है, ये दिखाया WTO रिपोर्ट के अंदर में। 133 एंटी डंपिंग मेजर्स इम्पैक्टेड 418 प्रोडक्ट। 22 में टॉप इनिशिएटिव थे 29 WTO कंट्रीज के अंदर में। एंटी डंपिंग क्या होता है? डंपिंग के खिलाफ। तो डंपिंग मतलब कि फॉरेन गुड्स दे आर डम्प्ड इनटू द इंडिया या फिर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर में एट द प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइसेस, डंपिंग। तो उसके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटीज इम्पोज सो दैट देयर इज इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर द लोकल प्रोड्यूसर। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी काउंटर करना टू द पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंट्री हु इज यूजिंग सब्सिडी टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड दे आर एक्सपोर्टिंग इन योर कंट्री। तो उसमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता है। चाइना सब्सिडी यूज करता है सो दैट प्राइसेस कम हो जाए, तो उसके खिलाफ काउंटर वेलिंग। और जब प्रेडेटिव मेजर जब चाइना यूज करता है कि उनका लोकल मार्केट से भी कम दाम में भी अगर एक्सपोर्ट करेगा तो वो हो गया, तब इंडिया एंटी डंपिंग यूज करता है। इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क से रिलेटेड कीवर्ड प्लग एंड प्ले, हब एंड स्पोक मॉडल, प्लस 12 इंडस्ट्रियल पार्क अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम विल ऑल्सो बी सैंक्शन। 12 इंडस्ट्रियल पार्क, उसको कनेक्ट किया जाएगा हर एक चीज से, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इक्विटी बेस्ड रहेगा, हर एक जगह पे पार्टिसिपेशन रहेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न इंडिया या फिर सदर्न इंडिया के अंदर में, ईस्टर्न के अंदर में रहेगा। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एज वेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फोकस किया जाएगा। प्रोडक्टिविटी फोकस किया जाएगा। प्लग एंड प्ले मतलब कि बहुत रेडी टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रहेगा उसमें, आप हैंड ओवर मिलेगा आपको, ऑपरेशन स्टार्ट करिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लैंड है, कुछ जरूरत नहीं है, सब चीज़ किया जाएगा आपके लिए, बस आइए आप बैठाइए और आप स्टार्ट कर दिए प्रोडक्शन। प्लग एंड प्ले होगी, फिर आपको छोड़ के आना, आप जा सकते हैं डायरेक्टली, मतलब ईजी ऑफ एक्सेस। PPP मॉडल हो गया। वाइब्रेंट इकोनॉमिक सेंटर क्रिएट करेंगे हर एक इंडिया में, अलग अलग जगह पे। इंडस्ट्रियल प्लान उससे क्या हो सकता है? हाउ इट विल इंश्योर इक्विटेबल एंड ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ। तो पहली बात है इंडस्ट्रियल पार्क लोकल MSME को जोड़ सकेगा, ये लोकल पॉकेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी आएगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन कम हो जाएगा। अगर होगा भी तो इट विल बी इन द Tier 2 और एक बफर सिटी के अंदर जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क होंगे। जॉब एबिलिटी बढ़ेगा, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा, स्किलिंग होगा ज़्यादा, कॉर्पोरेट जो होंगे ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे इसमें, ईजी होने से हायर एंड फायर कर सकते हैं, लेबर एबिलिटी ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट जोन बना सकते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क को जोड़ सकते हैं अलग अलग फ्रेट कॉरिडोर और बाकी
भारत माला सागरमाला से, तब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा। उसमें भी हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सीमलेस बना सकते हैं इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर में। तो ये सब करने से एंड वर्ल्ड वाइड हाँ, में हम लोग एक्सपोर्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो उससे जो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि आप इनपुट ज्यादा यूज कर रहे हो, मतलब जो जो भी गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा आप आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो इसमें कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ आर एक्सपोर्ट्स जो है वो भी और इंक्रीज हो पाएगी। तो एक्सपोर्ट्स या मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसको और बूस्ट मिल सकता है थ्रू दिस। हम्म। और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको भी वी कैन से कि मेजर लेवल पे सपोर्ट भी मिल पाएगा। तो इंडिया में जैसे हम बात करते हैं बैलेंसिंग द लेबर एंड द कैपिटल यूसेज इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो दैट कैन आल्सो बी इंश्योर्ड थ्रू दीज इंडस्ट्रियल पार्क्स। यस। फिर नेक्स्ट, व्हाट आर प्यूबर्टी ब्लॉकर। ये क्वेश्चन उठता है जब एलन मस्क ने अपने पहला बेटा के बारे में बोला कि वो ट्रांसजेंडर बन गया। और वो पहले बेटा थे। एक होता है बचपन से ही कुछ डिफॉर्म होता है आपका बॉडी, और एक होता है कि जेंडर डिस्फोरिया, कि आपको पता नहीं है आप कौन है। जैसा ट्रांसजेंडरिज्म जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर में फेमस जेंडर डिस्फोरिया। तो वहाँ पर ऐसा है, कैलिफोर्निया बिल आया इस साल अभी, कि बच्चे 13 साल 14 साल के बच्चे भी म्यूटिलेट कर सकते हैं अपने बॉडी को विदाउट पेरेंटल कंसेंट। तो ये अनएथिकल डायरेक्टली है, भले लीगल है लेकिन अनएथिकल है। और जब वोटिंग का राइट्स नहीं है, जब पेरेंटल कंसेंट हर एक जगह पर है, मैरिज में भी चाहिए, सब में, तो ओवरऑल इसमें कैसे कि आप हमारी बॉडी को म्यूटिलेट कर सकते हैं। तो उसी में फिर एलन मस्क ने बोला कि प्यूबर्टी ब्लॉकर यूज़ करना स्टार्ट कर रहे थे। प्यूबर्टी ब्लॉकर क्या होता है? इट चेंजेस डिले द प्यूबर्टी इन ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स टीन्स। उसके कारण हार्मोनल सिग्नल ओवरीज फीमेल में और टेस्टिकल मेल्स के अंदर में आते हैं, तो देयर चेंजेस इन द बॉडी, ओवरऑल बॉडी। तो उसको ब्लॉक कर देता है कुछ साल के लिए। उससे क्या होता है कि उसका आइडेंटिटी है वो बिट्रे होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट रुक जाता है। फिर ओवरऑल ब्लॉक करने के बाद द चाइल्ड बॉडी बिगेन टू चेंज सून एट द एज ऑफ 8 फॉर गर्ल्स एंड एज ए बॉयज। ब्लॉक करने के बाद ओवरऑल प्यूबर्टी नहीं होगा। अब फिर उसको आप म्यूटिलेट करके फिर आप जो फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन यूज़ करना है या फिर टेस्टोस्टेरोन यूज़ करना है, उससे आप पूरा चेंज कर सकते हैं बॉडी। साइड इफेक्ट होते हैं इंसोम्निया, वेट, मसल एक, फैटीग, सब चीज़। चीपर कैंसर ड्रग, अ नंबर ऑफ कैंसर केसेस इन इंडिया इज ऑन राइस। तो पहले इंसिडेंस 74,000, अभी बढ़ते जा रहा है। मोर्टालिटी 35,000। लंग मोस्ट कॉमन कैंसर है मेन में। कस्टम ड्यूटी कम होने से क्या फ़ायदा हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 16,000 12,000 रुपीज़ कम हो चुका है। प्लस ये, लेकिन तब भी ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, कस्टम ड्यूटी कम करना। लॉन्ग टर्म होगा कि आप कैंसर ड्रग के लिए ऊपर जो लिखा हुआ था इंडस्ट्रियल पार्क, उसमें जब हम लोग जोड़ेंगे विथ रिगार्डिंग टू बायोपाथ, बायोमेडिकल डिवाइसेस, कैंसर ड्रग मेकिंग इन इंडिया, इम्यूनोथेरेपी, हर चीज़ को जोड़ पाएंगे, तभी जाके ओवरऑल कॉस्ट कम हो सकते हैं और ट्रीटमेंट हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कीवर्ड लिखा हुआ नेशनल कैंसर रिलेटेड, नेशनल कैंसर रजिस्टर डेटा। 14.6 लाख न्यू कैंसर केसेस वेर डिटेक्टेड इन 2022। 14.6 डेथ ड्यू टू कैंसर 8 लाख है। इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज हायर अमंग विमेन, हर 1 लाख में 100 है, ज़्यादा है। मतलब 1000 में से एक आदमी को कैंसर। 94 है मेन के लिए। मोस्ट कॉमन है लंग, माउथ, प्रोस्टेट, टंग। विमेन के लिए ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी एंड यूट्रस, फिर लंग लास्ट।
1 in 9 इंडियन विल डेवलप कैंसर ओवर द लाइफ टाइम, 1 in 9 आईसीएमआर स्टडी के अंदर में। तो लंग कैंसर और विमेन के लिए ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये प्रोबेबिलिटी के अनुसार ये देखते रहना चाहिए कि सिंसियरिटी कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि जो मेल के अंदर में लंग, माउथ और प्रोस्टेट, उस पर कम से कम टंग भी है, टंग कैंसर, स्टमक। चारों मोदम, इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जब शांति निकेतन आता है, मोदेरा सन टेम्पल हो गया, इसे पूछा था, तो इसको इंक्लूड किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। चारों है क्या, ये माउंट है, रॉयल माउंट है, इसके अंदर में एशेस बरीड है ऑफ देयर रॉयल्स, ग्रेव गुड्स उनके साथ साथ। ब्रह्मपुत्र वैली, ट्रेडिशनल अहोम किंग एंड क्वीन टू बी बरीड, एरिस्टोक्रेट भी, बाद में इसको अर्दन डोम किया गया था, 4 सिमिलरली पैलेस्टीन साइट ऑल्सो गेट यूनेस्को टैग, मोनेस्ट्री था वहाँ पर। इंडिया के अगर चांसेस है मेडल आने का, तो हॉकी, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शूटिंग। बैडमिंटन में सात्विक चिराग शेट्टी हुए, हरमित देसाई। क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि जो डायरेक्शन दिया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना नाम लगाइए, तो इट इज बेसिकली वॉलेटिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15। इसमें बोला जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए छोटे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। The court will have to determine whether asking an individual to reveal their name, possible religious, caste, identity and process discriminate a shop owner, employees on the basis of identity. और अगर आप लगातार कर सकते हैं तो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन, कोर्ट में ऑल्सो लुक एट वेदर डायरेक्शन वॉलेटेड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और नॉट। शॉपकीपर राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन अब इसमें क्या है कि दो चीजें क्वेश्चन उठता है। पहली बात, इसमें उठता है कि न्यू बाबा स्वीट्स लिखा हुआ है, सलीम अहमद मोहम्मद नासोद, और बाकी फिर एलिगेशन कुछ कुछ आया था इसमें। तो ओवरऑल इसमें बोलता है कि हर एक शॉप ईटरी होता है, उसके अंदर में सर्टिफिकेट होता है एफसीआई का, उसमें ओनर का नाम, और क्या वो प्योर वेज है कि नहीं है, कि नॉर्मल वेज है। एक होता है प्योर वेज, एक होता है नॉर्मल वेज, क्या वो शॉप है। तो वो तो मेरे हिसाब से राइट टू प्राइवेसी नहीं होना चाहिए उसमें भी, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि एफसीआई सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं, आपका जो रेस्टोरेंट है और जो भी चीज़ वो स्टैंडर्ड मीट करता है कि नहीं, तो सर्टिफिकेट से पता लगेगा। लेकिन आप जबरदस्ती अगर आप नेम प्लेट के सामने में नाम के ऊपर आप चेंजेस बोलेंगे, तो इट कैन नॉट बी, बिकॉज इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। तो सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, लेकिन नाम चेंज करने नहीं हो सकते कि आप नाम चेंज करके बताओ। फ्रीडम ऑफ टू एक्सप्रेस और नॉन एक्सप्रेस दस दोज चॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। सेम अगर कन्वर्जिया के पास अधिकार है कि वो चॉइस कर सकते हैं कि उनके पास उनको जाना है, इसके पास नहीं जाना, जितना राइट्स उनके पास है उतना राइट्स शॉपकीपर के पास भी है। थ्री फोल्ड टेस्ट बताए कि रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है। पहली बात है कि रैशनल नेक्सस होना चाहिए, रैशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी मस्ट नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। लीगल बेसिस क्या किया था कि एफएसआई के अंदर में उन्होंने बोला कि हर एक मैन्युफैक्चरर उनके सामने में लीगल बेसिक्स की, हाँ क्या है, फिर ओवरऑल फोटो आइडेंटिटी कार्ड डिस्प्ले होना चाहिए,
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एफसीसीआई कोड होना चाहिए, हर एक चीज़ में। तो लेकिन क्वेश्चन उसमें उठता है एक और, एक कि ये सिर्फ कन्वर यात्रा के दौरान ही क्यों किया गया ये चीज़। इसलिए इसमें कान खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट का भी, क्या डायरेक्शन है इसमें। हो सकता है साल साल भर के लिए आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि सर्टिफिकेट होना चाहिए हर एक शॉप के अंदर में। उनका क्या मैंडेट है, चाहे वो हिंदू का रहे, मुसलमान का रहे, जैन का रहे, किसी का भी रहे, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, क्या वो हलाल है नहीं है, झटका है नहीं है, सात्विक है नहीं है, वेज है नॉन वेज है, ओवरऑल क्या फूड सप्लाई करते हैं। एफसीआई के अंदर मैंडेट हर चीज़ सामने में बॉक्स में होना चाहिए, जहाँ पर बैठते ओनर उसके बगल में। उससे एक फूड इंस्पेक्टर को भी आसानी होगा कि पिछले बार कब जांच हुआ था, अभी पिछले बार कब हो। लोगों को भी आसानी होगा, क्या उनको मिला है लाइसेंस हर एक चीज़ का, फूड आइटम क्या उनका सही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर यात्री समय नहीं होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए। लेकिन नाम चेंज नहीं कर सकते सामने में, नाम में ओनर का नाम लिख करके। तो ये बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि इफ इट इज फॉलोइंग द ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर कन्वर यात्रा के जो रूट है उसी में किया गया, तो डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह से। अगर आप ओवरऑल यूपी में करते हैं, आप ओवरऑल इंडिया में करते हैं कि सबको नाम अगर डिस्प्ले करना है सर्टिफिकेट के थ्रू, क्योंकि अगर ये भी डिस्क्रिमिनेशन है तो जो अलग अलग प्रैक्टिसेस इन्फोर्स होता है, फूड प्रैक्टिसेस फॉर एग्जाम्पल हलाल, वो भी डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट द अदर नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है विद रिगार्डिंग टू मीट इंडस्ट्री में। क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, बोइंग हो गया, केएफसी हो गया, दे क्रिएटेड टू द बिजनेस ऑफ कोट एंड कोट हलाल सिस्टम। और उससे क्या होता है, जो झटका वाले हैं उनको एक डिस्क्रिमिनेटिंग प्रैक्टिस, उनको मिलता ही नहीं है बिजनेस मॉडल, वो लोकल पर डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ओवरऑल। तो रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली ऑन सच काइंड ऑफ फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया में, आप चाहे फूड पर लड़ाई नहीं, और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, इसलिए हर एक के पास एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे नाम भी हो, ओनर का नाम भी हो, ओवरऑल एम्प्लॉयज कितने हैं यहाँ पर काम करते हैं, कितने कौन कौन नाम है, जरूरत नहीं है कितने एम्प्लॉय करते हैं। हो सकता है कि एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर होगा उसमें, हो सकता है कि एम्प्लॉय कम होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन वो लेबर कोड मैंडेटरी फॉलो नहीं करते होंगे। तो एम्प्लॉय कितना के नंबर, ओवरऑल नाम से लेकर के फूड क्या सर्व करते हैं, प्रैक्टिसेस क्या होता है, सब चीज़ एक सर्टिफिकेट अंदर बड़े बड़े बोर्ड के अंदर अंदर में होना चाहिए। बाहर में जैसे भी नाम रखे, तरीका नहीं पता है ओवरऑल कैसे इन्फोर्स करना। शुगर मिल सीक पॉलिसी फ्रेमवर्क टू प्रमोट सस्टेनेबल फ्यूल। तो इसमें शुगर मिल का कौन इसमें आता है कि जो इंडिया में शुगर है, इट इज गिवन सब्सिडी अंडर एफआरपी, इट इज थ्रू शुगर मिल्स। वो फार्मर को नहीं दिया जाता है, शुगर मिल के थ्रू दिया जाता है। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसको शुगर मिल को यूज़ कर सकते हैं बायो इथेनॉल, बायोगैस बनाने के लिए, एविएशन फ्यूल बनाने के लिए, E100 और 2G इथन। E100 मतलब 100% इथेनॉल। लेकिन एक स्टडी भी हुआ था, जिसमें पाया गया था कि जो इथेनॉल है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। वो एक तरह ट्रेंडी टॉपिक है। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में हाइड्रोजन है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर है, सोलर हो सकता है मोस्ट एज कम्पेयर टू एथेनॉल। एथेनॉल बस एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, एक क्रिटिक था। क्यों? क्योंकि एथेनॉल इज डिपेंडेंट ऑन फूड सोर्सेस। तो वी आर जस्ट एक्सचेंजिंग वाटर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फूड टू मेक शुगर केन से वापस से आप शुगर सिरप बनाते हैं, उसको फिर एथेनॉल बनाते हैं। इट इज नॉट सस्टेनेबल। उसकी जगह पर आप कुछ और यूज कर सकते थे। आप फॉर एग्जांपल बायो, आप अगर सी वीड यूज कर रहे हैं, 4 जनरेशन एथेनॉल यूज कर रहे हैं, तब वो सस्टेनेबल हो सकता है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। लेकिन ये शुगर वाले एथेनॉल वापस फिर क्या होता है कि सब्सिडी मिलता है, वापस से शुगर मिल चाहते हैं कि एथेनॉल प्रोडक्शन हो, तो शुगर प्राइसेस बढ़ जाता है। और दूसरा पॉलिटिकल इसमें है, कोट एंड कोट क्वेश्चन उठता है, जो अलग अलग लॉबीज है इन महाराष्ट्र रिगार्डिंग शुगर मिल, ते लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं। मोदी टू सीक सेंटर स्टेट टाइज फॉर 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2040, सेंटर स्टेट टाइज। तो इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ फोकस किया जाएगा, विकसित भारत 2047 में कैसे बन सके हर एक एस्पेक्ट पर, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर एफिकेसी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ केयर, हेल्थ, डिजिटाइजेशन, हर एक चीज़ में कैसे किया जाएगा। चाहे वो नीति आयोग के थ्रू, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, सी के सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, ग्रांट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, बजटरी एलोकेशन हो गया, सेंटर स्टेट के बीच में ओवरऑल एक एक्ट हो गया, जीएसटी हो गया, फिर रैशनलाइजेशन ऑफ द सेवरल एक्ट वो हो सकता है, फिर एनडीसी हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जोनल काउंसिल हो गया जिसमें सेंटर से टाइस में बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात करें, पार्लियामेंट कमेटी के अंदर बात करें, डिपार्टमेंट कमेटी कमेटी के अंदर बात कर सकते हैं। यूजिंग चिल्ड्रन पर्सनल डेटा लीगली एंड सिक्योरली कैसे कर सकते हैं। तो पहले बार कंसेंट होना चाहिए पेरेंट्स का। दूसरे, हर एक अंदर, हर एक चीज़ के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में यूज़ हो रहा है, डिजिटल डिजी लॉकर में यूज़ हो रहा है, एड टेक कंपनी यूज़ कर रहे हैं चिल्ड्रन डेटा। तो डी जो डिजिटल डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट है वो बात कर रहा है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें कंसेंट मिले पेरेंट का। नेशनल स्टेक में किया जाए, इंटर स्टेट स्टूडेंट माइग्रेशन, हर एक चीज़ में होगा तो कंसेंट चाहिए। तो उसमें कैसे कंडीशन पर आप ले सकते हैं, स्टेट का एक्शन क्या हो सकता है रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है। जस्टिस पुट्टास्वामी केस में बोला गया 3 कंडीशन पर। पहला कि स्टेट का कोई इंटरेस्ट है, लेजिटिमेट इंटरेस्ट है स्टेट का इन रिस्ट्रिक्टिंग द राइट। सेकंड, अगर रेस्ट्रिक्शन नेसेसरी है कुछ इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर लॉ के अंदर में है, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो इस लॉ के अंदर में अगर दिया हुआ है तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आधार, आधार लेजिटिमेट इंटरेस्ट भी है, पब्लिक इंटरेस्ट में भी है कि जाए में सब करेंगे, और प्लस एक लॉ के अंदर भी मैंडेट किया गया, तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। स्पेसिफिक प्रोटोकॉल लेके होना चाहिए विद रिगार्ड टू चिल्ड्रन ऑल्सो। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होता है हर एक चीज़ में होता है, तो ऐसा हो सकता है ना कि पर्सनल डेटा उसको शेयर किया जाए बट फॉर द एड कंपनीज, और एड टारगेट करे, ट्रांसजेंडर वाले एड को टारगेट करे, या फिर यूथ का रेडिकलाइजेशन, पॉलिटिकल मीडिया यूज करे वो डेटा को, बचपन से ही 13 साल 14 साल के बच्चों को हार्वेस्ट करे उनका ऐड, हर कुछ भी चीज़ पॉसिबल। और उस यंग माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, दैट इज वाई देर इज नीड फॉर द ओवरऑल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। डेटा ऑथेंटिसिटी, स्टेक होल्डर सबको इंक्लूड करना चाहिए, उसमें ग्रीवांस ऑफिसर का भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, प्लस पेरेंटल कंसेंट। नेक्स्ट, साइकोफेंसी ऑफ द बांग्लादेश गवर्नमेंट सपोर्टर हैज एग्रेवेटेड द प्रोटेस्ट, पॉलिटिक्स से बिकम डिफिकल्ट विद रिगार्डिंग टू द रिजर्वेशन। इसमें सेम इंडिया में भी होता है कि जो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को उनको कोट एंड कोट एंटी नेशनल, या फिर यू आर क्वेश्चनिंग द मेक इन इंडिया, हर एक चीज़ में बोला जाता है। सिमिलरली बांग्लादेश में वहाँ बोला गया टेररिस्ट, एंटी लिबरेशन, हर चीज़ में। तो वो शॉर्ट टर्म है, वो वही यूज़ करते हैं when they have nothing to say, with nothing to counter, they use different kind of name calling to defeat the enemy. ये क्लासिक केस ऑफ हाउ टू डील, एक बुक है उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें था कि कैसे आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उसमें एक क्लासिक केस है कि नेम कॉलिंग करना एक एस्पेक्ट हो गया, तो वो हेल्दी डेमोक्रेसी दिखाता नहीं। फर्दर जो मीडिया है इनको भी एक ओवरऑल स्टैंड लेना चाहिए विथ रिगार्डिंग न्यूट्रल स्टैंड। जरूरी नहीं कि आप वी हैव टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप ट्रूथ की तरफ में जाइए, आप क्वेश्चन उठाए, रेस करिए।
मिस्ट्रियस पायल्स ऑफ बोन कुड बी हाइडिंग द एविडेंस ऑफ जापानीज वॉर क्राइम। हमेशा जब वॉर क्राइम का बात करते थे वी ऑलवेज टॉक अबाउट जूस। कभी हम लोग रशियन आर्मी के ऊपर जो वॉर क्राइम हुआ रशियन पॉपुलेशन के ऊपर में हुआ बाय द जर्मन, ये टॉक में नहीं होता। वॉर क्राइम जो इंडिया के अगेंस्ट में हुआ, इंडियन 2.1 मिलियन पीपल जो दे हैव कंट्रीब्यूट टू द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी कोट एंड कोट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, उसका क्वेश्चन नहीं उठता है। उस पर हम लोग बात भी नहीं करते। इंडिया इवन इंडियन गवर्नमेंट वो नहीं बताते कि इंडियन फूड सोल्जर के कारण ही वो आज़ाद हुए। सबसे ज़्यादा डेथ इंडियन का हुआ है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन में इंडियन का हुआ है। दूसरा, जापानीज जो वॉर क्राइम किया अगेंस्ट द चाइनीज पीपल, नानजिन मैक्सर होता है, बहुत फेमस है, कभी विकीपीडिया पढ़ना तो, इट इज़ ब्रूटल। तो वो कहीं ना कहीं वो एक्सीड करता है जर्मन मैसेकर से, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं उठते। क्यों? क्योंकि जापानीज इट बिकम टोटली अंदर एशियन कंट्री, और प्लस वो भाषा भी डिफरेंट बोलते हैं। लैंग्वेज जो जो विक्टिम उनका लैंग्वेज भी डिफरेंट, चाइनीज है, कोरियन है, तो इंग्लिश कोट एंड कोट पॉपुलेशन के अंदर में नहीं आ पाता उतना। तो वॉर क्राइम तो ये आया था। एशियन वुमेन ऑल्सो नोन एज कंफर्ट वुमेन। कोरियन फोर्स्ड लेबरर्स एज जापानीज माइन, उसमें यूज किया डजन ऑफ स्कल हर जगह। जैसे वर्ल्ड वॉर के समय में पढ़ते हैं विद रिगार्डिंग टू द जापानीज इंटरवेंशन इन मंचूरिया, एक्सपेंशन ऑफ जापानीज इनटू इंडो पैसिफिक रीजन, फिर इंडिया तक, मलेशिया तक आते हैं, फिर इंडिया तक अंदर में आ जाते हैं, यहाँ तक जब सिक्किम और फिर इम्फाल तक, वहीं पर लड़ाई होता है आईएनए के थ्रू। तो उस समय जापान यूज्ड वेरी हार्ड मेजर अगेंस्ट लोकल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, इंडिया होस्टेड सेकंड बिम्स्टेक। बिम्स्टेक मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉपरेशन, इसमें सार्क है प्लस थाईलैंड हो गया माइनस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो वो सब जो इंक्लूडेड है तो क्या रोल कर सकते हैं ईस्टर्न नेबर्स के थ्रू टू साउथ एशियन कंट्री, इवन म्यांमार एंड थाईलैंड। डेवलपमेंट, हर्ष वी पंत और सोहिनी बोस है, दोनों का नाम एक बार लिख लो, इम्पोर्टेंट हो जाता है कमेंट्री में। म्यांमार टाइज हर एक चीज़ में, एशियन पैसिफिक, एशियन रीजन के साथ टाइज बढ़ सकता है। बिम्स्टेक बात करें, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सब में दो पार्ट है। इसमें रीजनल कॉपरेशन है और अलग अलग एरियाज में कैंसर रिसर्च, ई वीज़ा, साइबर सिक्योरिटी, नारकोटिक्स, ईगल इलीगल आर्म्स, सब चीज़ में। ब्लू इकोनॉमी, बैन प्रेडेटरी फिशिंग, illegal fishing, whole of region approach, whole of region approach, रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल फोरम है। फिर उसके अंदर बायलैटरल मीट्स भी होगा। तो बिम्स्टेक एक प्लेटफॉर्म हो गया जिससे एक आप पुश कर सकते हैं बायलैटरल मीट्स को। तो वो एक एग्जाम्पल। And Bay of Bengal जो है that is the world's largest bay and it can also play important role जब हम export promotion की बात करते हैं because important sea lanes of communication जो है passes through that area and जो Malacca Strait है। So security के perspective से भी we are facing the challenge from China and choke point है तो that is another challenge. Yes. Then last article, ग्रीक रेवोल्यूशन टू प्यूबर्टन, हाउ मॉडर्न ओलंपिक्स वे बॉर्न। पहली बार 1896 में पहली बार हुआ था एथेंस ग्रीस में। फिर ग्रीस से फिर पहले होते गया ओटोमन के अंदर में थे, जब आज़ाद हो गए तो ग्रीक, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में हुआ। ओनली प्लेस वो ओलंपिक रिवाइव्ड, इंग्लैंड में हुआ, हर जगह, इवन म्यूनिक में हुआ था, जर्मनी भी किए थे 1936 में ओलंपिक्स। तो वो बात। So thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion tomorrow. Do subscribe to